Stop! May I introduce? Will be returned to prison. My side in stone for all time. वेलकम डियर रॉकर्स। हम हमेशा बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। इन्हें एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाकर उसकी शोभा बढ़ा दीजिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2016 में रिलीज हुई ब्रिटिश हॉरर मिस्ट्री जिसका नाम है द लाइमहाउस गोलेम। मूवी की शुरुआत साल 1880 में लंदन के एक डिस्ट्रिक्ट में होती है जिसका नाम है लाइमहाउस। यह मूवी की हीरोइन लिजी जो कि एक ड्रामा एक्टर और सिंगर है, वो अपने पति जॉन क्री के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो मरा पड़ा है। जॉर्ज नाम का पुलिस इंस्पेक्टर आकर पूछता है कि क्या इन्होंने खुदकुशी की है। लिजी कहती है कि देखो, मेरे पति को खुदकुशी करने जैसी कोई परेशानी थी नहीं, लेकिन कमरे में कुछ कागज वगैरह जले पड़े होते हैं। उनकी मेड मार्था एक पॉइजन बोतल लेकर आती है और बताती है कि ये किचन में पड़ा हुआ था और कल रात मालिक और मालकिन के बीच में झगड़ा भी हुआ था। अब लिजी मार्था को घूरती है कि ये क्या बकवास कर रही हो, लेकिन जॉर्ज लिजी को अरेस्ट करके लेके जाता है। दूसरी ओर रॉबर्ट नाम का पुलिस इंस्पेक्टर मूवी के हीरो कार्लोस को लाइम हाउस में हो रहे बैक टू बैक कत्लों के बारे में बताता रहता है। कल खूनी ने घर में घुसकर पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से मार डाला। लोग समझते हैं कि ये खूनी एक गोलेम है। गोलेम जबिश लोग कथाओं में लकड़ी वगैरह से बनाया गया एक पुतला था, लेकिन अचानक उसमें जान आ गई और वो शैतान बनकर लोगों को मारकर खाने लगा। कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। अब वे क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं। प्रेस वाले उनसे सवाल करते हैं, लेकिन रॉबर्ट कहता है आज से कार्लोस इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। इस तरह कार्लोस को केस सौंपकर रॉबर्ट चला ही जाता है। अब क्राइम स्पॉट पर एक पुलिस ऑफिसर एक्सप्लेन करता है कि इस घर में ग्रांड नाम का आदमी, उसकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और एक मेड रहते थे। नीचे उनकी शॉप है। कातिल ने सबको मार डाला, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कपल के चेहरे बुरी तरह डैमेज किए गए हैं। कातिल ने दीवार पर कुछ लिखा होता है कि कत्ल करना एक कला है, उसे कला की तरह एंजॉय करना चाहिए। कार्लोस ने किसी पुरानी बुक में ये वाक्य पढ़ा हुआ है। अब कार्लोस इस केस की डिटेल जांच करता है। फिर वो इंस्पेक्टर जॉर्ज को बुलाता है जिसने जॉन क्री के कत्ल में उसकी वाइफ लिजी को अरेस्ट कर लिया है। कार्लोस एक्सप्लेन करता है कि ये परिवार कातिल का पहला विक्टिम नहीं था। इनसे पहले उसने एक सेक्स वर्कर का कत्ल किया है और फिर एक स्कॉलर को मार डाला। कातिल इन कत्लों के जरिए कुछ बताना चाहता है। प्रेस वाले इसे गोलेम कहकर खामखा इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, इसलिए हमें ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। अब जॉर्ज पूछता है कि इस केस को इंस्पेक्टर रॉबर्ट देख रहा था, फिर आपने ये केस क्यों लिया? रॉबर्ट को लगता है कि ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए ये मुझे सौंप के चला गया। अब कार्लोस को क्राइम स्पॉट पर दीवार पर लिखा गया वाक्य याद आता है। वो तुरंत जॉर्ज को लेकर सिटी की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर उस किताब को ढूंढ लेता है। ये थॉमस क्विंसी नाम के एक पुराने राइटर की लिखी हुई बुक है। इसी बुक में एक ऐसे है जिसके कुछ शब्द उस दीवार पर लिखे थे। अब इस बुक के एक पेज पर किसी ने गोलेम की ड्राइंग बनाई थी। कार्लोस समझ जाता है कि कातिल चाहता है कि कोई इस बुक को पढ़े, इसलिए उसने कत्ल की तारीख और वक्त उसमें लिखे थे। ये भी लिखा था कि उसने हर कत्ल को किस तरह किया। पूछने पर लाइब्रेरियन बताता है कि ये रीडिंग लाइब्रेरी है, इसलिए हम बुक्स को घर ले जाने के लिए किसी को नहीं देते। कार्लोस उसे कत्ल की डेट्स दिखाकर पूछता है कि इन डेट्स पर यहाँ पर कौन कौन आया था, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। वो अपने रजिस्टर में 4 आदमियों के नाम दिखाता है जो उन डेट्स पर यहाँ पर आए थे। वह है कार्ल मार्क्स, डैन लेनो, जस्टिन और जॉन क्री। कार्लोस अपने एक्सपीरियंस से जान पाता है कि ये हैंडराइटिंग क्राइम स्पॉट पर दीवार पर लिखी हैंडराइटिंग से बिल्कुल मैच करती है। वो लाइब्रेरियन और वहाँ के स्टाफ की हैंडराइटिंग को चेक करना चाहता है। तभी इंस्पेक्टर जॉर्ज बताता है कि जॉन क्री तो आज सुबह मर गया, उसकी वाइफ ने उसको जहर दे दिया था। अब कार्लोस जॉर्ज को बुक देकर कहता है कि तुम जॉन क्री को छोड़कर बाकी 3 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। मैं जॉन क्री के कत्ल का केस देखने जा रहा हूँ। अगर वही खूनी था तो हम अभी सीरियल किलिंग का केस क्लोज कर सकते हैं। ये कहकर वो कोर्ट जाता है। वहाँ प्रोसिक्यूटर लिजी से सवाल पे सवाल करता रहता है। लिजी कहती है कि मेरे पति ड्रामा कंपनी में स्क्रिप्ट राइटर थे और मैं एक्टिंग और सिंगिंग करती हूँ। रिसेंटली उनका एक ड्रामा ठीक से नहीं चला और मुझे लगता है कि इसी स्ट्रेस के कारण उन्होंने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले दिन तक वो लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ रहा था और लाइब्रेरी ने बयान दिया कि जॉन क्री बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था और तुम कहती हो कि उसे स्ट्रेस था। तुम झूठ बोल रही हो। पूछताछ में पता चला है कि बचपन से तुम्हारा बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था। तभी लिजी अपने बचपन के बारे में बताती है। लिजी और उसकी माँ सेलर्स के लिए कपड़े सिल कर देती थी। लिजी को डांसिंग और एक्टिंग का बहुत ही बड़ा शौक था और एक सेलर के कहने पर उसने कुछ परफॉर्म करके भी दिखाया, लेकिन जब वो आदमी गलत टच करने लगा तो लिजी उसको धक्का देकर घर आ गई। लेकिन लिजी की माँ ने उसको खूब डांटा कि किसी आदमी को अपने पास भटकने मत देना, उस आदमी के छूने से तुम अपवित्र हो गई हो। और फिर उसका पाप धोने के लिए उसकी माँ ने लिजी के शरीर पर जलता हुआ चिमटा दबा दिया।
अब जज और प्रोसिक्यूटर उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करते, लेकिन कार्लोस को लगता है कि इस लड़की पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसी शाम को जॉर्ज कार्लोस को जॉन क्री का फोटो ला कर देता है। अब कार्लोस के पास सभी सस्पेक्ट्स के फोटो हैं। अब जॉर्ज डैन लियोनो नाम के सस्पेक्ट की डिटेल्स कलेक्ट करने जाता है। यहाँ कार्लोस उस बुक में कातिल के लिखे नोट्स को पढ़ रहा होता है और जॉन क्री को कातिल की तरह इमेजिन करता है। सितंबर 5, 1880 को मैंने इस बुक में लिखा हुआ ऐसे पढ़ा। लगभग 100 साल पहले राइटर थॉमस क्विंसी ने कत्ल करने की कला के बारे में इतना अच्छा ऐसे लिखा है कि उसको पढ़कर मैं भी एक कत्ल करने के लिए इंस्पायर हुआ। मैंने पहले कत्ल के लिए एक कमजोर दुकानदार को चुना, लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैं बाहर आया तो एक सेक्स वर्कर मुझे बुलाने लगी। मैं उसे पैसे देकर एक जगह लेके गया और मौका पाकर उसके पेट में छुरा भोंककर मार डाला। लेकिन अब कार्लोस श्योर नहीं है कि ये हैंडराइटिंग जॉन क्री की है। वो जेल सेल में लेजी से मिलता है और पूछता है, क्या सच में तुमने अपने पति को जहर दे दिया था? वो ना में जवाब देती है। कार्लोस एक्सप्लेन करता है कि लाइम हाउस में हो रहे सीरियल किलिंग में तुम्हारा पति जॉन क्री भी एक सस्पेक्ट है। लाइब्रेरी में थॉमस क्विंसी की एक बुक में कातिल की हैंडराइटिंग मिली हुई है। मुझे तुम्हारे पति की हैंडराइटिंग को बुक की हैंडराइटिंग से मैच करके देखना है। अगर मैच हुई तो हम जॉन क्री को कातिल प्रूव कर पाएंगे और ये भी प्रूव करेंगे कि तुमने उसकी असलियत जानकर उसे रोकने के लिए उसको जहर देकर मार डाला। लेकिन लिजी साफ कह देती है कि मेरे पति ने अपने लिखे हुए सारे पेपर्स जला दिए, इसलिए उनकी हैंडराइटिंग आपको कभी नहीं मिलेगी और वो कभी कातिल नहीं बन सकते। ये कहकर वो अपनी कहानी बताती है। बचपन से लिजी को एक स्टेज एक्टर बनने का बहुत ही बड़ा शौक था, लेकिन उसकी माँ उसको बहुत मारती, बहुत टॉर्चर करती थी। जब माँ मर गई तो वो आजाद फील करने लगी। उन दिनों उसने एक ड्रामा कंपनी के लीड एक्टर डैन लियोनो की स्टेज परफॉर्मेंस देखी। ऑडियंस को उस पर फिदा होता देखकर लिजी के मन में भी एक फेमस एक्ट्रेस बनने का जुनून सवार हो गया। उसने ड्रामा कंपनी के ओनर, जिसे वो अंकल कहती थी, उनसे विनती करके कंपनी में छोटी सी नौकरी ले ली। बुक्स पढ़ने में लिजी का इंटरेस्ट देखकर डैन लियोनो उससे बहुत इंप्रेस हुआ। उसने लिजी को कई बुक्स ला कर दिए और एक्टिंग भी सिखाई। लेकिन दूसरी लड़कियां इस बात से जलती थी। यहाँ हमको दिखाते हैं कि उन लड़कियों में से एक लिजी की प्रेजेंट मेड मार्था है, जो उस वक्त ड्रामा की लीड एक्ट्रेस थी। प्रेजेंट में लॉयर पूछता है कि क्या डैन लेनो और तुम्हारे बीच कोई अफेयर था जिसकी वजह से तुम्हारे पति जॉन क्री ने खुदकुशी कर ली? लिजी कहती है कि डॉन लेनो और मेरे बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती है। लेकिन लॉयर बताता है कि लाइम हाउस सीरियल किलिंग में डैन लेनो एक सस्पेक्ट है, इसलिए कोर्ट को शक है कि तुम दोनों ने मिलकर जॉन क्री को मारा है। ये सुनकर तो कार्लोस चौंक ही जाता है कि इंस्पेक्टर रॉबर्ट जो सीरियल किलिंग्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसने मुझसे क्यों छुपाया कि डैन लेनो ऑलरेडी सस्पेक्ट है। वो गुस्से में रॉबर्ट से सवाल करता है। वो कहता है कि डॉन लेनो एक बड़ा एक्टर है, वो सस्पेक्ट जरूर है, लेकिन मैंने उसे ज्यादा इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब ये केस बहुत ही पेचीदा हो गया है। वो रॉबर्ट को दी हुई इन्वेस्टिगेशन फाइल्स को चेक करता है तो पता चलता है कि जिस सेक्स वर्कर का खून हुआ था उसकी ड्रेस पर डैन लियोनो की ड्रामा कंपनी का लेबल था। लेकिन डैन लियोनो ने पुलिस को बताया था कि उसने कुछ साल पहले ड्रामा कंपनी की ड्रेसेस एक सेकंड हैंड कपड़ों की दुकान में बेच दी। उसकी रिसिप्ट भी डैन लियोनो के पास होती है। कोइंसिडेंस तो देखिए, उसी शॉप के ओनर और उसके पूरे परिवार का कत्ल हुआ है और कार्लोस उस केस को ही इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। जरूर इन कत्लों में डैन लियोनो का कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब कार्लोस फिर से लिजी से मिलता है। वो कहती है कि इंस्पेक्टर रॉबर्ट ने डैन लियोनो को सस्पेक्ट लिस्ट में रखा और आप मेरे पति को उस दिन सस्पेक्ट बता रहे थे। पुलिस मेरे साथ गेम क्यों खेल रही है? कार्लोस कहता है कि तुम पूरा सच नहीं बताओगी तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, फांसी। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लिजी अपना फ्लैशबैक बताती है। डैन लियोनो और लिजी की दोस्ती देखकर ड्रामा ग्रुप की दूसरी लड़कियां बहुत चिढ़ती थी। मार्था तो लिजी को इंसल्ट करती रहती थी और उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। उनके ग्रुप में एक बोना था जो लड़कियों को आंखें फाड़ कर देखता रहता था। डैन लियोनो उसको बाहर भगा देता है। उन्हीं दिनों लिजी पहली बार जॉन क्री से मिली, जो ड्रामा कंपनी का स्क्रिप्ट राइटर था। लिजी बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी और उसे सब पसंद करते थे। जॉन क्री भी उसको पसंद करने लगा, लेकिन मार्था भी जॉन क्री को पसंद करती थी और लिजी से जेलस फील करती थी। एक दिन डिनर के वक्त वो बोना लिजी को गलत रच करने की कोशिश करता है, लेकिन लिजी उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। जॉन क्री गुस्से में कहता है कि लिजी यहाँ सेफ नहीं है, मैं उसे अपने घर लेके जा रहा हूँ। डैन लियोनो भी कह देता है कि मैं उसे लेके जाऊंगा। इस तरह लिजी के लिए दोनों आदमियों में लड़ाई हो जाती है और ये देखकर तो मार्था जलकर राख होती जा रही होती है। आखिर में लिजी जॉन क्री के साथ चल जाती है। अगले दिन जब वो कंपनी में आती है तो बोना मरा पड़ा होता है और प्रेजेंट में कार्लोस पूछता है, क्या तुम्हें शक है कि जॉन क्री या डैन लियोनो ने बोने का कत्ल किया था? लिजी ना में जवाब देती है और बताती है कि बोने के मरने के बाद मुझे बैक स्टेज का काम छोड़कर ऑडियंस के सामने स्टेज पर परफॉर्म करने का चांस मिला और मेरी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर ऑडियंस मुझे बहुत पसंद करने लगी। अगले सीन में जॉर्ज कार्लोस को बताता है कि जॉन क्री लिजी से बहुत प्यार करता था और उसके लिए बहुत पॉजिटिव था। शायद वही उन आदमियों को मार डालता था जो लिजी के पास आने की कोशिश करते थे। कहीं जॉन क्री एक साइको तो नहीं था? तभी उन्हें एक और कत्ल का पता चलता है। एक छोटी लड़की उन्हें घर में लेके जाती है जहाँ पर एक आदमी का बेरहमी से कत्ल हुआ है। उसके साथ एक नन होती है जो बताती है कि यह आदमी औरतों का फायदा उठाता है। कातिल ने इसे मारकर कोई गलती नहीं की।
कार्लोस और जॉर्ज अब कार्ल मार्क्स से मिलने के लिए जाते हैं। कत्ल जिन तारीखों पर हुए उस वक्त जॉन क्री और डैन लेनो के अलावा और 2 आदमी लाइब्रेरी गए थे। वे हैं कार्ल मार्क्स और जस्टिन। अब कार्लोस और जॉर्ज कार्ल मार्क्स से मिलते हैं। कार्ल मार्क्स को तो आप जानते ही होंगे, वो एक फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट और भी बहुत कुछ है। कार्लोस का सवाल सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि कत्ल के केस में पुलिस उन पर शक कर रही है। कार्लोस उनसे कुछ लिखवाकर हैंड राइटिंग चेक करता है, लेकिन उस बुक की हैंड राइटिंग से मैच नहीं होता। यहाँ कोर्ट में प्रोसिक्यूटर कहता है कि जॉन क्री और लिजी शादी से खुश नहीं थे, दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। उस रात भी जॉन क्री लिजी पर चिल्ला रहा था कि तुम औरत नहीं चुड़ैल हो। उस सुनवाई के बाद लिजी कार्लोस को बताता है कि मेरी मेड मार्था बहुत पहले से मुझसे चिढ़ती थी। शादी से कुछ साल पहले जॉन क्री ने मुझे अपनी नई स्क्रिप्ट के बारे में बता दिया था। वो चाहते थे कि मैं उस ड्रामा के पहले पार्ट में एक्ट करूं। शो के दिन मार्था ने मुझे बताया कि ड्रामा के एंड में तुम ऑडियंस को देखकर ये शब्द कहो, वे तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करेंगे। मैंने मार्था पर विश्वास किया और ड्रामा के एंड में वो शब्द कहा, लेकिन ऑडियंस भड़क गई। दरअसल वो ज्यूस के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला शब्द था और मार्था ने जानबूझकर मुझे फंसा दिया ताकि ऑडियंस मुझसे नफरत करे। लेकिन उसका प्लान उसके खिलाफ ही काम कर गया, क्योंकि उस घटना के बाद जॉन क्रे मुझसे और ज्यादा प्यार करने लगा। यहाँ जॉर्ज कार्लोस से पूछता है कि आप लिजी को बचाना चाहते हैं या कातिल को पकड़ना चाहते हैं। कार्लोस समझाता है कि देखो, दोनों के केसेस कनेक्टेड हैं। अगर कातिल का पता चल गया तो लिजी छूट जाएगी। वे जॉन क्री, डैन लियानो और कार्ल मार्क्स के छानबीन कर चुके हैं। अब और चौथे आदमी का नाम जस्टिन है, वो उससे मिलने जाते हैं, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग बुक की हैंडराइटिंग से मैच नहीं करती। बुक में कातिल ने लिखा था कि उसने गैराड के सेकंड हैंड क्लोथिंग शॉप में कुछ बटन्स और नीडल्स खरीदे थे। वे उस दुकान में जाकर चेक करते हैं तो दुकान के रजिस्टर में डैन लेनो और जॉन क्री के नाम मिलते हैं। अब कार्लोस श्योर है कि इन दोनों में से ही कोई एक कातिल जरूर है। वो डैन लेनो से पूछता है कि जॉन क्री और लिजी की रिलेशनशिप कैसी थी और वो बोना कैसे मरा। आपकी ड्रामा कंपनी का ओनर, जिसे लिजी अंकल बुलाती थी, उस अंकल का क्या हुआ? डैन लेनो सिर्फ अंकल के बारे में कुछ बताता है, जिसे सुनकर कार्लोस शॉक हो जाता है। अब वो लिजी से अंकल के बारे में पूछता है। वो रिवील करती है कि अंकल ने एक दिन उसे न्यूड पोज देने को कहा और उसकी फोटोज खींची। जब जॉन क्री को पता चला तो उसने लिजी को अंकल से बचाने के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। लिजी भी मान गई, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि जॉन क्री उसे कंट्रोल करना चाहता है। वो रोज लिजी को टॉर्चर करता और जबरदस्ती सेक्स के लिए मजबूर करता। कुछ दिन बाद लिजी डैन लियानो को अपनी प्रॉब्लम बताने गई। तब मार्था को भी एक्टिंग चांस मिलना बंद हो गया था। लिजी ने उसको डबल सैलरी ऑफर की और उसे अपने घर पर मेड का काम दिया। उसने जानबूझकर मार्था और जॉन क्री के बीच अफेयर करवाया ताकि जॉन क्री लिजी को सेक्स के लिए तंग ना करे। इस तरह लिजी अपनी एक्टिंग करियर पर ध्यान दे सकती थी। इसी बीच उसको पता चला कि जॉन क्री ने अपनी नई स्क्रिप्ट को पूरा किया ही नहीं। उसने सिर्फ लिजी को इम्प्रेस करने के लिए पहला पार्ट लिखकर उसे एक्टिंग करने का मौका दिया। लिजी बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इस स्क्रिप्ट को लेकर लिजी ने कई सपने देखे थे, लेकिन अब वो कहती है कि इस स्क्रिप्ट को मैं पूरा करूंगी और परफॉर्म भी करूंगी। लिजी बाकी स्क्रिप्ट खुद ही लिखती है और उसे परफॉर्म भी करती है, लेकिन शो एकदम फ्लॉप होता है। जॉन क्री को गुस्सा आता है कि मेरी अच्छी स्क्रिप्ट को अपनी घटिया राइटिंग से तुमने फ्लॉप कर दिया। अब ये सभी बातें सुनकर कार्लोस कहता है कि जॉन क्री ने ठीक ही कहा था, तुमने उसका स्क्रिप्ट इस कदर बिगाड़ दिया कि उसका करियर ही खत्म हो गया। इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने कत्ल करना शुरू कर दिया और वही असली गोलेम है। उस फ्लॉप शो की रात से ही कत्ल होना शुरू हुए थे, लेकिन लिजी जिद पकड़े हुए है कि जॉन क्रे कातिल नहीं है। अब कार्लोस तंग आ जाता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि खुद फांसी चढ़ने पे तुली हुई हो। लिजी कहती है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, जो करना है वो मैं खुद ही करूंगी। दरअसल लिजी ने बचपन से यही सीखा था कि मर्दों से कभी मदद मत लेना, वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगले दिन कोर्ट में लिजी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कार्लोस को फिर भी उससे इतनी हमदर्दी है कि वो विनती करता है कि प्लीज तुम एक बार कोर्ट को सच बता देती कि जॉन क्री ने ही सारे कत्ल किए हैं तो तुम्हें फांसी की सजा नहीं मिलेगी और इस वजह से तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। लेकिन लिजी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जॉन क्री ने अपने सारे स्क्रिप्ट जला दिए, लेकिन एक स्क्रिप्ट है जो अभी भी डैन लियानो के पास है, आप उसको जाकर चेक कीजिए। अब कार्लोस के अंदर नई उम्मीद जागती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें फांसी से जरूर बचाऊंगा। कार्लोस सीधे डैन लियानो से जॉन क्री का हैंड रिटन स्क्रिप्ट मांगता है। डैन लियानो बताता है कि जॉन क्री ने ड्रामा की बाकी स्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी बुक में लिखी थी। ये सुनकर कार्लोस और जॉर्ज लाइब्रेरी जाते हैं, लेकिन वहां वो बुक गायब होती है और तभी एक औरत तेजी से बाहर जाती हुई दिखती है। वे उसे पकड़ लेते हैं। ओह, ये तो मार्था है। वो बताती है कि मैं इस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करना चाहती हूँ, लेकिन कार्लोस बुक को छीन लेता है। इस बुक में लिखी स्क्रिप्ट की हैंड राइटिंग दीवार की लिखी से एकदम मैच करती है। अब कार्लोस को यकीन हो जाता है कि जॉन क्री ने ही सारे कत्ल किए हैं। इस एविडेंस के आधार पर वो लिजी की फांसी को 1 घंटे के लिए टाल देने का कोर्ट ऑर्डर ले आता है। कार्लोस को देखकर लिजी बड़ी खुश हो जाती है कि उसने बाकी स्क्रिप्ट का पता लगा लिया। फिर कार्लोस उससे कन्फेशन स्टेटमेंट मांगता है, जिसे मजिस्ट्रेट को दिखाकर वो उसकी फांसी रद्द करवा देगा। तुम ये लिखो कि मेरा पति बेरहमी से कई लोगों का कत्ल कर चुका था, मैंने उसे रोकने के लिए उसे जहर देकर मार डाला। लिजी लिखने बैठती है
है, लेकिन वो कार्लोस से बहुत इंटीमेट बात करती है और वो बुक मांगती है जिसमें कत्ल की पूरी डिटेलिंग लिखी गई है और एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया है। वो अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में लिखती है कि आई एम द गोलेम। उसकी हैंड राइटिंग को देखकर कार्लोस का तो खून जम जाता है। ये हैंड राइटिंग उस बुक में लिखी हुई हैंड राइटिंग से बिल्कुल मैच करती है। अब रिवील होता है कि कातिल जॉन क्री नहीं, लिजी ही है। इतने लोगों को बेरहमी से उसने कत्ल किया था। उसने ऐसा क्यों किया, एक एक करके अब बताया जाता है। बचपन में उसे उसकी माँ बहुत टॉर्चर करती थी। जब लिजी सह नहीं पाई तो उसने अपनी माँ को बेरहमी से मार डाला। उसे गंदे ख्यालों वाले आदमियों से चिढ़ थी। जो औरत को इंसान नहीं अपना खिलौना समझता था। बॉनी ने उसे गलत टच किया, इसीलिए लिजी ने उसे भी मार डाला। अगला नंबर था अंकल का, जिसने जबरदस्ती लिजी के न्यूड्स फोटोज लिए। एक दिन उसने थॉमस क्विंसी का वो ऐसे पढ़ा जिसमें लिखा था कि कत्ल करनी भी एक कला है। वो कुछ भी करके फेमस होना चाहती थी और अब उस पर खून करने का भूत सवार हो गया। उसने लाइम हाउस के लोगों का खून करना शुरू कर दिया। वो खुद एक गोलेम बन गई और हर खून के बाद वो खुद को और पावरफुल और फेमस समझने लगी। कार्लोस ही पागल था जो आज तक उसके मासूम चेहरे पे विश्वास करता रहा। आज वो समझा कि लिजी कितनी शातिर कातिल और कितनी अच्छी एक्टर भी है। जब जॉन क्री को पता चल गया कि लिजी खूनी है तो लिजी ने उसको जहर दे दिया। अब प्रेजेंट में उसने बड़ी चालाकी से कार्लोस से अपना काम करवा लिया और वो बुक भी मंगवा ली जिसमें उसकी हैंड राइटिंग थी। उसे लगता है कि लास्ट मोमेंट में कार्लोस को उसके लिए हमदर्दी होगी और वो उसको फांसी से बचा लेगा। लेकिन स्टेटमेंट पर लिजी की हैंड राइटिंग को देखकर कार्लोस असलियत जान चुका है। वो लिजी का स्टेटमेंट और थॉमस क्विंसी की बुक लेकर बाहर चला जाता है। फिर वो लिजी का कन्फेशन स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट को नहीं देता और उसको फाड़ देता है। इस वजह से 1 घंटे के बाद लिजी को फांसी देने के लिए लेके जाते हैं। वो चिल्लाती है कि डिटेक्टिव कार्लोस के पास मेरा कन्फेशन है, मुझे फांसी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो कार्लोस को देखती है, लेकिन वो भी बिना रिएक्शन के भूत की तरह खड़ा रहता है। अब लिजी रियलाइज करती है कि कार्लोस ने उसकी हैंड राइटिंग देखकर उसकी असलियत जान ली है। अब वो रोती नहीं बल्कि सर उठाकर फांसी चढ़ने को तैयार हो जाती है, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में वो एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती थी। आज उसको एक स्टेज मिला है। ये ड्रामा का स्टेज नहीं, फांसी का स्टेज है। वो मुंह पे काला कपड़ा भी नहीं डालने देती और कहती है कि मैं मरूंगी तो शान से, और मरते वक्त मैं अपनी ऑडियंस का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। फिर उसे फांसी लगा दी जाती है। कुछ दिन के बाद डैन लियोनो जॉन क्री की वही स्क्रिप्टेड ड्रामा परफॉर्म कर रहा होता है जिसे लिजी ने पूरा किया था। हीरोइन का रोल मार्था कर रही होती है। लास्ट सीन में हीरोइन को फांसी पे चढ़ना होता है और मार्था वो सीन करती है, लेकिन अचानक सेफ्टी मेजर्स मिस हो जाते हैं और वो सच में फांसी पर लटक जाती है। डैन लियोनो घबरा जाता है कि लोगों को पता चल गया तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वे किसी को कुछ नहीं बताते। आखिर में डैन लियोनो मार्था की तरह ड्रेस पहनकर स्टेज पर आता है और ऑडियंस उसको खूब अप्रिशिएट करती है। तभी कार्लोस को स्टेज पर डैन लियोनो नहीं बल्कि लिजी दिखती है। वो दंग रह जाता है कि लिजी किस कदर उस पर छा गई है। उसने कत्ल को भी कला की तरह किया और जैसा वो चाहती थी वो फेमस हो गई। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।